हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्चुअली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई हैव जस्ट गॉट द पीडीएफ फ्रॉम द टीचर्स ग्रुप। एक्चुअली इसी पीडीएफ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। जो टर्मिनल एग्जाम्स के जितने सारे क्वेश्चंस बाहर से आने वाले हैं, I expect the same exam pattern that should be followed as per the boards. So that's why if we discuss these kind of questions, maybe you will feel confident that this kind of question may be asked. फिर भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि you should practice all the NCERT exercise, numericals and the questions. Finish that NCERT examples at first. Revise the concepts more and more. मिनिमम 5 to 6 टाइम्स अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। देन ओनली यू विल फील कॉन्फिडेंट एट द एग्जाम टाइम। तो दोस्तों को पूछना नहीं पड़ेगा, इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। दैट्स द बेनिफिट। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर लगा मुझे। जितना टोटल पीडीएफ मैंने देखा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर भी देखो कि तुम लोग को आसान लगता है कि नहीं। The first question, it says that how many electrons are there in a body if its total charge is 16 into 10 to the power minus 18 coulomb. किसी एक ऑब्जेक्ट में कुछ चार्ज अगर है, so we will use the property of quantization of charge, right? What do we know about this property? That in a body the total charge is equals to an integral multiple of fundamental quantity of charge. Fundamental unit of fundamental quantity क्या है? That is actually the charge of an electron ना। तो इसको solution कैसे करना चाहिए? We have the previous day PDF, ये last day मैंने ग्रुप में शेयर किया था और यहीं से स्टार्ट करते हैं। So we will assume that in the body the total charge is plus Q, it is equals to of N into E। वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था the charge is 16 into 10 to the power minus 18 coulomb। इट इज इक्वल्स टू n का वैल्यू तो पता नहीं है, e का वैल्यू पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे 16 और 1.6 देख के लगता है अरे बहुत आसान है, ये तो 0.1 हो जाएगा। वहीं पे सिली मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा है। तो वी विल सजेस्ट दैट एक लाइन एक्स्ट्रा और कर लो, राइट? तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा बट आंसर परफेक्ट आएगा। 16 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। मेरा सजेशन यही रहता है कि सेपरेट द नंबर्स एंड द पावर्स। सो 16 divided by 1.6 into 10 to the power minus 18 plus 19। तो इसका पॉइंट उठाओ, ऊपर जीरो लेके आओ, 16 10s are 160, सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 100। यहाँ से एक 10 मिल रहा है। So there are 100 electrons on the object। कितना आसान है। आगे और आसान आसान टॉपिक है, देखो पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कैसा लगता है। Each day I will try to make the solution of one question paper। तो एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि ना इसी तरीके के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। तो टर्मिनल एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं तो ऑब्वियसली इसी टाइप के बनने चाहिए, राइट? टफ क्वेश्चन होता नहीं फिजिक्स में, ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं जो एक्चुअली टफ है। हर कंसेप्ट लॉजिकल है और जो लॉजिकल है वो आसान है। आगे चले, कहाँ देखा था? ये तो सब मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। नीचे ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। ओ हाँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है। अगर देखने में प्रॉब्लम है मैं जूम कर सकता हूँ। इन अ प्रिज्म, जी वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इन अ प्रिज्म एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। याद है वो ग्राफ जो हम लोगों ने फिजिक्स लैब में ड्रॉ किया था? इन अ प्रिज्म एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन देयर आर डैश वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोड्यूसिंग द सेम एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब वो मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन को छोड़ के ऐसे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या पॉसिबल है जो एक्चुअली सेम एंगल ऑफ डेविएशन दे सकता है?
right? That means we want the same angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन को कहाँ प्लॉट किया था? y एक्सिस में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को x एक्सिस में। तो हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारा प्यारा सा स्लाइड इसी में करें तो फिर जगह बच जाएगा थोड़ा। खैर छोड़ो, जगह का क्या है, हम लोग अमीर आदमी हैं, अगला स्लाइड ही यूज करेंगे। तो हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। किसी किसी का ग्राफ तो इतना खतरनाक आया था तो क्या बताऊं। खैर ठीक है, चल जाएगा। दिस इज द एंगल ऑफ अ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा लिखना सीख जाओ तुम लोग। डेल्टा लिखना सीखो, या फिर डी को अगर लिख रहे हो तो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि भाई साहब डी इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे ही कोई y एक्सिस में सिर्फ d लिख के छोड़ देगा तो उसको बस 0 ही मिलेगा। in x axis we are plotting the angle of incidence. Angle of incidence can be written as I. Shape of the graph कुछ ऐसा आप लोगों को मिला था, राइट, फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो हम लोगों ने कहा था कि दिस इज एक्चुअली द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन that is obtained for जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ इक्वल हो गया था, देन वी गॉट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाज रिटन एज अ डेल्टा m। तो इस कंडीशन को छोड़ के क्या कुछ अलग वैल्यूज पॉसिबल है जिनके लिए हमें सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिल सके? ऑब्वियसली पॉसिबल है। अगर आप लोग को एक्सपेरिमेंट याद है तो कोई कोई कहा था सर हमें यहाँ पे जब हम लोग 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमें मिल रहा है, जब हम लोग 50 डिग्री के लिए कर रहे हैं तब भी हमें ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है, राइट। जिसने किया है उसको पता होगा। तो मान लेते हैं दिस इज एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस, अनदर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश्ड, दिस इज अनदर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डबल डैश्ड। इन दोनों को अगर एक ही लाइन से हम लोग ज्वाइन करते हैं तो y एक्सिस में तो एक ही वैल्यू मिलता है। सपोज वी आर सेइंग दिस एंगल ऑफ डेविएशन एज डेल्टा डैश्ड। डेल्टा डैश्ड अलग एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम वाला नहीं है। मिनिमम वाला एक बार मिल चुका है, वो दूसरी बार नहीं मिल सकता। सो वी आर गेटिंग द सेम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। बस इतना ही तो पूछा था। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन पे चले, कहाँ गया? इन अ प्रिज्म एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन देयर आर, कितने वैल्यूज पॉसिबल हुए? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने 2 लिया जिसके लिए हमें एक ही एंगल ऑफ डेविएशन मिला, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हो। फॉर दीज टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस we got the same angle of deviation delta dashed. So that's why we can say that the answer should be 2 values. For 2 values of angle of incidence, we are getting the same angle of deviation. Okay. अब अगला वाला क्वेश्चन डी ब्रॉगली से है। डी ब्रॉगली in 1924 reasoned that nature was symmetrical. याद है हमने नोट्स में लिखाया था, nature is symmetrical. If radiation is showing dual nature, matter should also exhibit its wave nature along with its particle nature, right? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? That the two basic physical entities dash and dash must have symmetrical character. हम लोग कह सकते हैं matter and radiation must have symmetrical character. Okay. आगे चलते हैं। ये तो कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सब तो आसान आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट of a quantization, the angular momentum of electron in the first possible orbit is। अच्छा, बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था जो हमने कॉपी में लिखा भी था, बुक में भी है, उसमें कहा गया है that the orbital angular momentum that is actually mvr, it is equals to nh by 2 pi na। mvr equals to nh by 2 pi, that means orbital angular momentum is an integral multiple of
h/2 पाई। इन लोगों ने तो फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? इट शुड बी ओनली h/2 पाई। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। छोड़ो, ये बच्चों वाले क्वेश्चन तो बहुत हो गए, कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है। H2O इज अ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। भाई साहब, आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाया गया था, सर ने पढ़ाया था। डाइलेक्ट्रिक्स कब का खत्म हो चुका है? कैपेसिटेंस चैप्टर खत्म हो चुका है, राइट? वही तो एग्जाम में आ रहा है। अब डाइलेक्ट्रिक्स की शुरुआत में पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताया गया था। पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब डाइलेक्ट्रिक्स दो तरीके का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। उस कंसेप्ट को समझाने के लिए ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कंसेप्ट लाया जाता है। थोड़ा सा बता देते हैं, वैसे हमें केमिस्ट्री उतना ज़्यादा मालूम है नहीं। कहाँ गया? ओहो हो, करंट स्लाइड ही करना पड़ेगा। तो अगर हम H2O का स्ट्रक्चर बनाएं, बचपन में मेरा केमिस्ट्री टीचर ऐसे ही मुझे सिखाया था कि बीच में ऑक्सीजन वाला एटम को रखना है। दिस इज एक्चुअली योर हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम। अब इन तीनों का जो सेंटर है वो एक ही लाइन में तो नहीं है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, तो एक ही लाइन में तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। सो दैट्स वाई अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन, जितना मुझे पता है, ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट? तो ऑब्वियसली इससे हाइड्रोजन तक कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, राइट? जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या सीखे थे? दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, so the electric dipole moment will act from the negative towards the positive charge। इसको आप लोग p वेक्टर से लिख सकते हो। तो दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम भी है, तो ऑक्सीजन एटम के सेंटर से हाइड्रोजन एटम के सेंटर तक, ये सेंटर तक गया है। मेरा ड्राइंग काफ़ी बकवास है तो हम लोग उतना तक ही रखते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, बाकी कॉपी में वैसा ड्राइंग कर लेना तुम लोग। तो इसमें भी जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन के सेंटर से हाइड्रोजन के सेंटर तक काम करेगा, फ्रॉम द नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ये काम करता है। अब इसको अगर हम लोग P1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करें दोनों तरफ, दोनों डाइपोल मोमेंट इस तरफ सेम है। अब यहाँ पे दो वेक्टर अगर कुछ एंगल में काम कर रहा है तो हमें वेक्टर का लॉ कहता है कि आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करो। So we will just consider the resultant vector should act like this, and this is the net dipole moment। ये H2O के लिए बन जाता है। अब इसमें आपको एक नेट डाइपोल मोमेंट मिल रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको इसीलिए हम इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, नॉन पोलर किसको कहा जाता है? जैसे कि मान लो हम दो ऑक्सीजन एटम की बात करें, सपोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, दिस इज द ऑक्सीजन एटम, दिस इज अनदर ऑक्सीजन एटम। तो इनके सेंटर्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं और इनका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी नॉन पोलर। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे CO2 का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा उसको कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल, जिसका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है उसको कहेंगे नॉन पोलर। आसान भाषा में आगे बढ़ जाते हैं। क्या करें यार, सैटरडे का दिन है। शुरुआत में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था पर इतना बैकग्राउंड नॉइज आया, मैं रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दिया। इतने चिल्ला रहे थे हॉस्टल के बच्चे ना। इसके बाद ओहो, ड्राइंग करना फिर से। ड्रॉ द फील्ड लाइंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 and minus Q2 when another charge Q is placed in between them in a straight line। अब ड्राइंग तुम लोगों पे छोड़े कि नहीं छोड़े? नहीं, कर ही देते हैं, छोड़ो। हाँ, कहाँ गया? इसी स्लाइड को ले लेते हैं, नहीं अगला वाला ही चलते हैं। लेट्स सपोज, ओहो,
इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। जब भी इमेजिनरी लाइन हो तो डॉटेड लाइन होना चाहिए। ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है। इनके सेंटर्स को एक इमेजिनरी लाइन से सेपरेट करके रखेंगे और इनके बीच में एक प्लस चार्ज को डालेंगे। तो प्लस चार्ज को हम लोग ब्लू से लिखते हैं। ओके, प्लस चार्ज को मैंने डाल दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके के होते हैं? अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे तो ऐसे होने चाहिए, राइट? आप चाहो तो सॉलिड से ड्रॉ कर सकते हो, पर डॉटेड से ड्रॉ करना अच्छा रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग को दिखता थोड़ी है, बट दे एक्चुअली एग्जिस्ट। ओके, तो समझाने के लिए मैं जस्ट सॉलिड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। डॉटेड, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो डॉटेड सही रहता है। ओके, तो फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल emit like this. There are two positive charges that are actually close apart, so that's why electric field lines ऐसे bent हो जाएगा, उस तरफ जा नहीं सकता। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बेंट हो जाएगा, इसका भी ऐसे बेंट होगा, इसका भी ऐसे बेंट होगा। तो इस तरीके से हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करने पड़ सकते हैं। दोनों लाइन से टच मत करवा देना। ओहो, ड्राइंग बहुत बकवास है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगे जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज तक जाता है, राइट? तो हम लोग इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कर देंगे। इसको डॉटेड से करने में अच्छा होता है, पर मैं अगर डॉटेड से बनाऊंगा तो डायग्राम इतना बकवास बनेगा, क्योंकि मुझे अपने ड्राइंग पे पूरा विश्वास है कि बहुत ही खराब ड्राइंग बनता है। हाँ, तो यहाँ से भी निकालना चाहिए, इस तरफ से निकाल देते हैं, ऑल डायरेक्शन में जाएगा। देखा कितना बकवास बना। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हाँ, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बन गया है, बस इतना काफ़ी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ड्राइंग बहुत हो गया। इसके बाद कैलकुलेट, वो और का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स मतलब वो कुलम वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। बिटवीन टू 1 कूलम चार्जेस प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर अपार्ट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। मेंशन टू सिमिलर यूनिट्स ऑफ सी, राइट? ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों पे छोड़ सकता हूँ, ये तो सिंपल कैलकुलेशन वाला है, इसमें कुलम्स लॉ बिठाना है। दैट इज फोर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, दैट शुड बी k q1 q2 बाय ऑफ r स्क्वायर। ये तो आप लोग को पता है, सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ, कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं कि कैसे किया जाता है, राइट? वो लास्ट में दिया मेंशन टू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ सी। देखो आते हैं, उस पर भी आते हैं। कहाँ गया मेरा पावर पॉइंट? ओहो, वन नोट में भी कर सकते हैं, पर मुझे पावर पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। मैं 3-4 साल से पावर पॉइंट में ही कर रहा हूँ और ये मेरा फेवरेट कलर है, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो वहाँ पे दिया क्या था, 2 1 कूलम का चार्जेस था। यहाँ पे बना लेते हैं। एक चार्जेस आप चाहो तो Q1 लिख सकते हो, दूसरा भी यहाँ पे Q1 है। दोनों के बीच के सेंटर की दूरी दैट इज ऑफ r। तो हम लोग कूलम्स लॉ लगाएंगे, F इक्वल्स टू k Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ r स्क्वायर। अब आप बोलोगे आपने Q1 Q2 क्यों नहीं लगाया? बिकॉज दे हैव गिवन टू सिमिलर चार्जेस। इसमें Q1 का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 1 कूलम, r इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। मतलब इससे आसान क्वेश्चन होता भी है क्या? 100 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 1 मीटर। कितना आसान है। k का वैल्यू पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बिठाना है, ऐसे ही आ जाएगा। और स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कूलम दैट इज अ माइक्रो कूलम और नैनो कूलम, पिको कूलम भी लिख सकते हो। माइक्रो कूलम ऐसे लिखा जाता है, नैनो कूलम ऐसे लिखा जाता है, पिको कूलम ऐसे लिखा जाता है। 2 बोला था, मैंने 3 लिख दिया, इतना काफी है। न्यूमेरिकल तुम लोग कर लेना। इतना आसान न्यूमेरिकल भी कोई करके देता है भला? छोड़ो, इसके बाद ये तो रजिस्टर का आ गया।
व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? अरे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, अब कहाँ मिलेगा? स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड डैश फील्ड while moving charges produced dash field. इसका आंसर क्या होगा? तो स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, आई होप अगस्त से शुरू करेंगे. अब समर वेकेशन में जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे उसमें कोई नया चैप्टर तो नहीं होगा, बस जो चैप्टर हुआ है उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. उनमें न्यूमेरिकल्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डेरिवेशंस में जो जो डाउट है उसको और अच्छे से करेंगे. यही सब करना पड़ेगा. इसके बाद ये तो मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है, नहीं देखना है. बाकी सारे क्वेश्चंस कहाँ गए? ओ हो मिल गया आंसर. Rays parallel to each other but not parallel to principal axis of a concave mirror will meet after reflection at the. कहाँ मीट करेगा? अगर लाइट रेज पैरेलली आ रहा है that means we are expecting that they are coming from infinity. So whenever the light rays are coming from infinity, obviously they are meeting at focus. तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या चाहे ना हो, they will form an image at focus. अब डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा. फिर से एक डायग्राम. डायग्राम ही डायग्राम है, सॉल्यूशन का पता नहीं कहाँ गया. ये एक्चुअली हमारा कंकेव मिरर है. On the outside there is actually the coating. Okay, we just made a silver coating. This is actually the pole. This is the principal axis. Oh, बाहर चला गया. So we are expecting that if the light rays are coming from infinity, suppose this is the light ray which is coming from infinity, ऐसे आएगा. So after the reflection it will just come like this. Another light ray, suppose ये पोल तक आ रहा है. Okay, after the reflection this light ray will be reflected like this and it will meet at this point. जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी पॉइंट पे आपको एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगा. सो दैट पॉइंट इज एक्चुअली द फोकस. आप इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. दिस डायग्राम इज वैलिड, दिस इज फोकस. सो फोकस का डबल, दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए. कितना आसान डायग्राम है. चलो भाई चलते हैं आगे. राइट टू कंडीशंस फॉर अ रे टू सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइट रे शुड ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम. सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस it should be it should be greater than the critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एक्चुअली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के टाइम पे लग रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम. इसमें तो कुछ नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बात क्या है? लेंस लॉ भी बात का है. ओ हो, write the mathematical expression of the postulate that an electron has to strictly follow in order to revolve around the nucleus. बोर्स का कौन सा postulate वो फॉलो करता है? उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. भाई बोर्स के postulate का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो वही है, that the orbital angular momentum of the electron is equals to an integral multiple of h by 2 pi. साइंटिस्ट का नाम नील्स बोर है. Calculate the energy in joule that is equivalent to 1 mega electron volt. याद है मैंने क्लास में बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना जूल होता है. मतलब कम से कम हम लोग 10 बार तो डिस्कस कर चुके हैं. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मच जूल, तो उसी से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule,
1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ 10⁻6 मल्टीप्लाई कर, so it will become 1.6 into 10⁻⁻13 जूल। ये भी कोई सवाल है? कहाँ गया कहाँ गया? पानी पीना है। हाँ 12:47 हो गया। आज 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 इसके बाद कितना, माय गॉड, पीडीएफ का बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है। इसके बाद है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डज इट मीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस? और नहीं तो क्या, इसका आंसर मैंने खुद लिखाया है कॉपी में कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज मिनिमम। ये सबसे कम एनर्जी है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा। ये हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़े थे? एटम वाले में पढ़े थे, कॉपी में लिखाया हुआ है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को घर से निकालना है, तो उसका जितना एनर्जी है, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप उसको उतना एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करा देते हो, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। That means the energy that will be required to remove the electron to infinity, that should be plus 13.6 electron volt। कॉपी में लिखाया हुआ है, इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब कॉपी को ऐसे ही अच्छे से सजा के बढ़िया हैंडराइटिंग से लिख के रख दोगे तो कैसे चलेगा? इसके बाद तो ये सिग्नल नॉइज ये सब नहीं है। ओ हो, show that in a particular way of combination of capacitors, the equivalent capacitance C is expressed as given below and name the particular combination। भाई ये तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैपेसिटर, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस को ऐड अप करते हैं। तो कहाँ क्या है? शो दैट इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज एक्सप्रेस्ड एज गिवन बिलो। तो ठीक है, इसमें क्या है, छोटा सा ही डेरिवेशन है, हम लोग ऐसे ही कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन तक जाना है। ओहो ओहो, गलत पीडीएफ खुल गया। ओहो, दिस वन लेट्स डू। तो हम लोग कह सकते हैं, तो मान लेते हैं दिस इज एक्चुअली द कैपेसिटर C1, दिस इज द कैपेसिटर C2, दिस इज द कैपेसिटर C3, और इसी तरीके से ऊपर इतना सारा कॉम्बिनेशन है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में एक ही बनाना है, दैट इज ऑफ कैपेसिटर C ऑफ N। ओहो सॉरी, मैंने ये तो जोड़ा ही नहीं। इनके अक्रॉस में चाहो तो एक स्विच लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है, और एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बैटरी लगा देना है। स्विच हमने लगा दिया, स्विच के बिना कैसे काम होगा? ये पॉजिटिव है नेगेटिव टर्मिनल, इस पे मैंने एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सो व्हाट दे से दैट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम लोग मानते हैं कि फ्रॉम द वोल्टेज from the battery, whatever the amount of charge particles are flowing, तो उसमें से कुछ चार्जेस इसके थ्रू फ्लो होगा, दैट इज ऑफ Q1, कुछ चार्जेस इसके थ्रू फ्लो होगा, दैट इज ऑफ Q2, कुछ चार्जेस इसके थ्रू फ्लो होगा, दैट इज ऑफ Q3, एंड सम चार्जेस विल फ्लो through the nth capacitor, that is of Q of n. Net charge is Q. So we can write that we have applied a common potential across each and every capacitor. तो इसका मतलब net charge of the
आप लोग इससे पहले ऐसा लिख सकते हो, ये अच्छा होता है कि लेट n number of capacitors are connected in parallel. N number of capacitors are connected in parallel, and a common potential V is applied. A common potential V is applied across the combination. Across the combination. लिखना अच्छा होता है. Net charge of the combination और नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम भी लिख सकते हो, दैट इज ऑफ Q. इट इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली जितना मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है सबको ऐड करना पड़ेगा. Q1 प्लस ऑफ Q2 प्लस ऑफ Q3 प्लस ऑफ डॉट 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 Q ऑफ n. तो मुझे पता है कि नेट चार्ज दैट इक्वल्स टू नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज दैट यू हैव अप्लाइड. तो Q1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट इज वी नो द फॉर्मूला, बचपन में सीखा था, सॉरी बचपन में नहीं कुछ दिन पहले, Q इक्वल्स टू CV. ये फॉर्मूला सीखा था तो हम लोग लगा सकते हैं Q1 शुड बी इक्वल्स टू C1 इंटू दैट कॉमन पोटेंशियल V. सबके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. ये इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V, सबके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. Q2 will be C2 into V, Q3 will be C3 into V plus dot 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 Q of n will be C of n into V. तो V को आप कॉमन लेके बाहर निकाल लो, so we can say C equivalent equals to C1 plus of C2 plus of C3 plus dot 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 plus of C of n. हो गया. समझ में नहीं आता बताना. हाँ, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ. हम ज़्यादा पकाना नहीं चाहते हैं, पर क्या होता है कि इंसान पक जाता है. खैर छोड़ो. मेंशन एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं. 2017 है, 23 है, 22 तो डिस्कस कर रहे हैं, 2020 है, 2018 है, डिस्कस करेंगे सारे. 5 ईयर मतलब 5 साल का क्वेश्चन है. Mention at least 2 factors on which capacity of a capacitor does depend. तुम लोगों को क्या लगता है? मन कर रहा है कि कुछ क्वेश्चन होमवर्क में ही दे दूं. सारे आंसर्स मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होता है कि लेजीनेस आ जाता है. कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का मन नहीं होता है. अरे वीडियो देख लेंगे, मिल जाएगा, उसमें कौन सी बात है. तो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे. पहला, जो मीडियम प्रेजेंट है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे. अगर मान लो कि आपने एयर रखा है तो उसके लिए उसका कैपेसिटी अलग होगा. अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम उन दोनों प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा. तो हम लोग देख लेते हैं कि एक कैपेसिटर का साइज कितना है. अगर छोटा कैपेसिटर है तो उसमें एरिया ऑफ द प्लेट्स कितना होगा. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटी, उतना ज़्यादा चार्ज वो होल्ड करके रख सकता है. तो 2 फैक्टर अल्टीमेटली बन जाते हैं. पहला होता है कि द डाइलेक्ट्रिक मीडियम और सपोज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. और दूसरा हो जाता है एरिया ऑफ द प्लेट्स. क्योंकि प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा चार्ज होल्ड करके रख सकता है. ओके. इसके बाद बोला है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस यूजिंग द डायमेंशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओह सॉरी, डिफाइन द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है फैराडे, बट एक्चुअली हम लोग यूजुअली माइक्रो फैराडे यूज करते हैं. उसके बाद डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट करके देख सकते हैं. ओहो, फिर से गलत स्लाइड खोल दिया. तो dimension of capacitance, if we have to find out dimension of capacitance,
like q is equals to c into v, so c is equals to q by v. अब डायमेंशन ऑफ चार्ज आपको पता होना चाहिए. डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू, लाइक आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि इट इज इक्वल्स टू द करेंट, मतलब करंट का जो डायमेंशन होता है दैट इज ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय ऑफ टाइम का जो डायमेंशन होता है दैट इज ऑफ T. अब आता है वोल्टेज. वोल्टेज का डायमेंशन क्या होगा? आपको मान लो कि याद नहीं है वोल्टेज का डायमेंशन क्या होता है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन कंसिडर कर सकते हो. एक्चुअली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज इक्वल्स टू W बाय ऑफ Q. ओके, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था W इज एक्चुअली द वर्क डन. तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा? दैट इज ऑफ m l स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2. चार्ज का डायमेंशन होता है 80. तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि m l स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -1. राइट, तो आप इसको डायरेक्टली बिठाओ तो m l स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -1. तो यहाँ से अल्टीमेटली बन जाता है m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 2. बस इतना नन्हा सा तो फार्मूला है. आई होप समझ में आया होगा. नहीं आया तो पॉज करो, देखो, समझो, लिखो, फिर बताओ. चलते हैं अगले वाले पे. शो दैट द करंट इन ईच रजिस्टर. ये सब तो हमारा काम नहीं है तो हम नहीं करेंगे. व्हाट डू मीन बाय मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस, ये भी नहीं है. कहाँ गया? गैल्वानोमीटर तो नहीं है. म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने करा नहीं है. और डिस्प्लेसमेंट करंट ये भी नहीं है. तो हम लोग यस वी कैन डू दिस वन. अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P if a lens is placed in the path of the converging beam. पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए 2-3 बार पढ़ना सही रहता है. A beam of light converges at point P if a lens is placed in the path of the convergent beam. अगर एक लेंस को आपने प्लेस किया in the path of the convergent beam at a distance of 12 cm from the P, मतलब जहाँ पे वो कन्वर्ज होने वाला था उससे 12 सेंटीमीटर पीछे आपने एक लेंस लगा दिया. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है? दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. हम लोग को एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है. तो चलो चलते हैं स्लाइड पे. तो हम लोग आ गए इस पे. तो जैसे हम लोगों ने कहा है, सॉरी हम लोगों ने नहीं कहा, उन लोगों ने कहा है कि कोई एक बीम आ रहा था दैट इज एक्चुअली अ कन्वर्जेंट बीम. तो बना लेते हैं कन्वर्जेंट बीम ऐसा दिखेगा, इस तरफ से आ रहा है तो कहीं पे तो मीट करेगा. आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो ऐसे, कहीं पे मीट, अरे ये तो बहुत जल्दी मीट कर जाएगा, छोड़ो, बीच का वाला नहीं बनाते हैं. थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया, इतना तक ठीक है ना. कहीं दूर पे जाके मीट करेगा उतना ही काफ़ी है. लोग कह रहे हैं कि P पॉइंट पे आके मीट करना चाहिए, पर हम भी इसके पाथ में एक कन्वेक्स लेंस को रख देंगे. कन्वेक्स लेंस को रखने का मतलब है कन्वेक्स लेंस इज अ वन टाइप ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. ये लाइट रेज को उससे पहले ही मीट करा देगा. मतलब 12 सेंटीमीटर दूर हमने जो लेंस को रखा है, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली 12 सेंटीमीटर. लाइट रेज बहुत दूर से आ रहा है, तो मान लेते हैं कि इन दिस केस ये जो P आपने इस लेंस के सामने रखा है वहाँ पे तो एक्चुअली इमेज बनना चाहिए था, बट एक्चुअली तो बना नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को रखा है. सो द लाइट रेज विल ट्रैवल लाइक दिस. आफ्टर दैट द रिफ्रैक्शन विल ऑकर एंड दे विल मीट अर्लियर. वो जल्दी मीट कर जाएगा एक जगह पे. राइट, मेरा हिसाब यही कहता है कि कन्वेक्स लेंस इज वन टाइप ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, तो वो जल्दी जल्दी कन्वर्ज करा देगा. ओके, तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, कहाँ पे मीट करेगा, वी शुड फाइंड इट आउट. तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ भाई साहब इतना होना चाहिए, राइट, दैट इज ऑफ 20 सेंटीमीटर.
तो हम लोग साइन कन्वेंशन में क्या जानते हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट डिस्टेंस इज पॉजिटिव। भाई साहब अगर हम लोग लेंथ से पी पॉइंट तक मूव करेंगे, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ओके, in this case the focal length of the convex lens it is also 20 centimeter, it is already positive, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हमें एक्चुअली इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब जहाँ पे वो लाइट रेज मीट करेगा। तो इसके लिए हम लोग हमारा जो प्यारा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई 12 इक्वल्स टू 1 बाई 20। तो 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 20। 12 एंड 20 का एलसीएम, मैं मैथ में बहुत वीक हूँ तो मुझे करना पड़ता है। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15, 4 ज़ा 60, तो 1 बाई वी इक्वल्स टू 60 हुआ। 12 5 ज़ा 23 ज़ा, तो वी बन गया आपका 60 बाई 8। तो 2 से काटे नहीं, 4 से काटते हैं, 4 2 ज़ा 4 15 ज़ा, तो इसका मतलब 7.5 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस आपका हो गया 7.5 सेंटीमीटर। इतना सा ही तो है। हाँ, डायग्राम मेरा काफ़ी बकवास है, मैं जानता हूँ। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बचपन में मैंने ड्राइंग टीचर को हायर किया था और उसने मैक्सिमम मुझे लाइक जो घर या फिर पेड़ पौधे मछली पक्षी ये सब फालतू ड्राइंग में एंगेज किया, तो इसीलिए लेंस लाइट रेज इनका ड्राइंग मुझे नहीं आता। इसके बाद क्या है, ड्राइंग नीड डायग्राम। हमने उतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पर चल जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि इफ द टू वेव्स, और नहीं, दो वेव क्यों लेना है, बहुत सारा ले सकते हैं। इफ अ नंबर ऑफ वेव और इफ अ ग्रुप ऑफ वेव्स आर meeting at a point, then the net displacement of the waves will be equals to the vector sum of individual displacements in that particular time. ओके, इसके लिए मैं लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैडम का नोट्स होगा तुम लोग के पास, उनके नोट्स में है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके बाद कहा मेंशन एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। भाई साहब कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस, हो तो सबसे बेस्ट होता है लेजर लाइट। लेजर लाइट आप हमारे लैब में तो नहीं है, वी विल जस्ट गेट सम लेजर लाइट। तो लेजर लाइट में क्या होता है, आप जैसे कि जो मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट जो यूज़ करते हैं, इट हैज़ अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसा नहीं कि कभी बीम का रोशनी जो आ रहा है, मतलब लेजर लाइट से जो लाइट निकल रहा है वो कभी ज़्यादा ब्राइट हो गया, ज़्यादा डार्क हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट कांस्टेंट। उसके बाद कहा है व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स इफ द पाथ डिफरेंस इज 2.5 लैम्डा। तो इसके लिए आपको रिलेशन चाहिए। तो हम लोग फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिश्ता है, रिश्ता क्या आपको मालूम है? व्हाट इज दैट रिश्ता, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। आप लोग फेज डिफरेंस को कैसे लिखते हो? देखो, फेज डिफरेंस दो तरीके से लिखा जाता है। फेज डिफरेंस डेल फाई करके लिख सकते हो, मैं एक्चुअली ऐसे लिखता हूँ, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ऑफ अ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मैं डेल एक्स करके लिखता हूँ। उन लोगों ने पाथ डिफरेंस क्या बताया था मैं भूल गया, सुबह मैंने 2 कप चाय पिया था फिर भी मैं भूल गया। ओहो, इफ द पाथ डिफरेंस इज 2.5 lambda, so we can say, so if the path difference is 2.5 lambda, so we can say that it should be 2 pi by lambda into of 2.5 lambda। lambda तो चला गया घर, 2.5 into 2 हो जाता है 5, इतना पाई, तो 5 पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। मैं तो थक गया, कितना टाइम हो गया, ओहो 1:13। अभी तो मुझे भूख लग गया, मैं खाने जाऊंगा। अगले दिन मिलते हैं, नहीं तो आज शाम को कोशिश करेंगे बाकी सारा क्वेश्चन कवर अप करने का।
एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। तो तब तक मैं ये वीडियो डालते डालते तो बहुत देरी हो जाएगा। इफ इट इज़ पॉसिबल यू कैन ट्राई। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द मोमेंटम एंड स्पीड, बिकॉज वी हैव अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिश्ता हम बता देते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, आप फिर से गलत स्लाइड। ओह, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिश्ता है? मोमेंटम p इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2mk एज k फॉर काइनेटिक एनर्जी, या फिर आपको k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। दोनों रिलेशन एक ही है, दोनों में से कोई भी यूज करो, आपको यहाँ से या आपको यहाँ से मोमेंटम मिल जाएगा। अगर आपको मोमेंटम मिल जाता है तो p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला यूज करो, वहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख पाए तो कमेंट में आपको आंसर बताना है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोगों ने लास्ट तक देखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई देगा, मतलब देखेगा, इतना पेशेंस किसी में नहीं है। ओहो 54 मिनट्स का। चलो स्टॉप करते हैं।